नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज गोवर्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का पहला जो सीरीज था, पहला जो भाग था, उसको मैं बताया था। और आज जो है दूसरा भाग है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति। उसमें एक खास बात यह है कि इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद, इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है। क्या पानीपत में ऐसा खास है जो इतिहास को पानीपत पसंद है? पानीपत है क्या? ये क्वेश्चन जो है पीटी, मेंस और इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है पानीपत के संबंध में। तो इस पर मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा और इसको आज इस चर्चा के दौरान आप भली भांति जान जाएंगे कि इतिहास को पानीपत क्यों पसंद है। तो पानीपत है क्या? एक्चुअल भारतीय इतिहास में पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। तो 3 युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ और जगह क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है। और पीटी, मेंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीटी, मेंस और इंटरव्यू में इससे जो मैं चर्चा करूंगा इसे आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हैं। और उसके बाद मैं उत्तर मुगल सम्राट के बारे में चर्चा करूंगा। औरंगजेब के मरने के बाद उत्तर मुगल सम्राट की क्या कंडीशन रहा, क्या स्थिति रहा, उस पर डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो पहले मैं अभी चर्चा करूंगा कि इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है। भारतीय इतिहास में पानीपत का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है उसके आंसर में पहला मैं ये तर्क प्रस्तुत करता हूं कि पानीपत का जो मैदान है ये दिल्ली से 95 किलोमीटर दूरी पर है और दिल्ली से नज़दीक है। तो जमुना नदी के किनारे है। पानीपत जो है जमुना नदी के किनारे है और सिंधु और गंगा के बीच का मैदान जो है उसको पानीपत कहते हैं। पहले तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि पानीपत का मैदान जो है, जो भारतीय इतिहास में 3 युद्ध जो हुआ था, वो पानीपत का मैदान कहाँ है? तो जमुना नदी के किनारे है और गंगा और सिंधु के बीच का मैदान को हम पानीपत कहते हैं। तो पहले ये जो 5 तर्क है कि इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है, इसके पहले मैं चर्चा कर देना उचित समझता हूँ कि पानीपत का युद्ध 3 जो युद्ध हुआ था वो कहाँ कहाँ हुआ था, उसमें किसकी जीत किसकी हार हुई थी। तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, 1526 में पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1526 और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें मुगल वंश की बाबर का स्थापना हुआ, मुगल वंश का यहीं से, और बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। पहला पानीपत का युद्ध इतिहास के सिनेरियो को बदल दिया। पहला पानीपत का युद्ध, इसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, यानी सल्तनत पीरियड का समाप्ति हो गया पानीपत का पहला युद्ध में। अब हम आते हैं दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू एक्चुअल में
ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। चूंकि हुमायूं की मृत्यु होने के बाद ये हेमू जो हैं, इनका नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये हिंदू रूलर हैं और बहुत साहसी और बहुत युद्ध लड़ने में कौशल था इनमें। इनसे बहुत डरता था लोग उस समय। पता चल गया कि हेमू आ गए तो सैनिक पीछे लोग भागने लगता था, लेकिन संजोग ऐसा था। और ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, इसमें ऐसा कहा जाता है भारतीय इतिहास में, एक तीर ने भारत के इतिहास को बदल डाला था। एक तीर अगर हेमू की आंख में नहीं लगते तो अकबर का यहां शासन नहीं होता। हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू का शासन होता। बहुत ताकतवर और बलशाली थे हेमू, लेकिन एक तीर इनके आंख में लग गई, हेमू के आंख में, जिससे पूरा पानीपत का द्वितीय युद्ध का जो सिनेरियो ही बदल गया। यहां तक कि मुगल सेना को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग जीत पाएंगे। जब जीत लिए तो लोगों को कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मुगल सेना जीत गई, लेकिन एक तीर ने हेमू की आंख में लगने से पूरा पानीपत का द्वितीय युद्ध का सिनेरियो बदल गया और अकबर की जीत हो गई और हेमू हार गए। तो द्वितीय युद्ध जो है पानीपत का युद्ध का ये रहा निर्णय। अब हम तृतीय युद्ध पर चलते हैं। तृतीय युद्ध में 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये युद्ध था। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हो गई थी। ये तीन युद्ध जो है पानीपत के मैदान में हुआ। आज मैं इसी पर ये क्वेश्चन लेगा, इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद, ये तीनों युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ। ये प्रश्न अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, पीटी में, मेंस में, कि आखिर क्यों इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद है, ये पानीपत में ही तीनों युद्ध क्यों हुआ। अब हम आते हैं इसके पक्ष में तर्क कि आखिर पानीपत में ही क्यों युद्ध हुआ। तो दिल्ली से नजदीक, दिल्ली से पानीपत 95 किलोमीटर दूर या नजदीक है। और एक बात और है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं पानीपत पर। पानीपत का मैदान ये हरियाणा में है। हमने कहा कि सिंधु और गंगा के बीच का मैदान को हम पानीपत कहते हैं और यमुना नदी के किनारे है और दिल्ली से नज़दीक है। इसमें क्या है कि पानीपत के मैदान में युद्ध होने से जो सैनिक लोग लड़ता था या राजा जो लड़ाई होती थी पानीपत के मैदान में, तो युद्ध का कभी सामान घट गया तो वो सामान सप्लाई होता था, तो कोई दिल्ली से नज़दीक था, इसलिए इसके बाद सैनिक के लिए जो खाने पीने का जो आवश्यक चीज़ें जो थी, आवश्यक वस्तुएं, उसकी सप्लाई होती थी। नज़दीक रहने से सामान जो घट जाता था उसकी पूर्ति होती थी दिल्ली के नज़दीक रहने से, इसलिए पानीपत के मैदान को ही चुना गया इस युद्ध के लिए। तो पहला तर्क ये हो गया। दूसरा ये है, इसी में है कि दिल्ली से जो भी युद्ध हो रहा था उसको दूर रखना था। अगर कोई युद्ध घर में ही होने लगे तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाता। वैसा युद्ध नहीं चाहिए था। जो युद्ध ऐसा हो जो घर से बाहर हो, यानी दिल्ली से दूर हो। ये भी कारण था कि कम से कम ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है और दिल्ली से थोड़ा दूर भी है, तो ये दूरी को भी रखना था। ये भी कारण था कि दिल्ली से 95 किलोमीटर दूर है और यहाँ हम रसद पानी या नीड जो भी होता था सैनिक के लिए, जो सैनिक लड़ते थे उसकी सप्लाई होता था, पूर्ति होती थी, इसलिए पानीपत के मैदान को चुना गया। पहला कारण हो गया, पहला कारण के पक्ष में तर्क हो गया। दूसरा है कि जो शेर शाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिए थे कलकत्ता से पेशावर, यानी लाहौर से भी आगे था, लेकिन जो बीच में ये पानीपत का मैदान पड़ता था, बीच में पानीपत का मैदान पड़ता था, ग्रैंड ट्रंक रोड के समीप था, इसलिए और सुविधा थी।
इधर से भी जाने में पानीपत में सुविधा थी, लाहौर से उधर से भी आने में माने पानीपत में सुविधा थी। तो ये भी कारण बना पानीपत के मैदान में युद्ध का। तीसरा है वर्षा के ड्यूरेशन ऑफ मानसून। पानीपत के मैदान, ये जो पानीपत का मैदान था, इस मैदान से अगल बगल जो क्षेत्र था लगभग पानीपत से ज़्यादा वहाँ वर्षा हुआ करते थे, और यहाँ उसके अपेक्षा अगल बगल के अपेक्षा पानीपत में वर्षा कम होता था। माने ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून का जो स्थिति था वो ठीक था। अगर पानी होने लगे तो फिर युद्ध में तो आज दिवाली के समान जो पटाखा छूटता उस तरह तरह हथियार जो है फुस फुस करता। इसलिए माने ये भी एक कंडीशन था कि वर्षा का जो स्थिति था यहाँ औरों के अपेक्षा और जगह के अपेक्षा कम था। ये इसीलिए पानीपत के मैदान में ही ये युद्ध हुआ। 3 बात हो गई। चौथा बात ये है कि यहाँ का जो भूमि है वो समतल था। समतल माने बिल्कुल समतल था। उससे क्या होता था कि न रेगिस्तान था न पहाड़ था। तो उस समय के जो युद्ध होता था वो घुड़सवार लोग यानी कैवेलरी घोड़ा पर चढ़ के युद्ध होता था। तो घोड़ा के लिए पहाड़ भी चढ़ना कठिन था, रेगिस्तान भी ठीक नहीं था, इसलिए समतल मैदान होना चाहिए। तो समतल मैदान के लिए पानीपत का मैदान अच्छा था, इसलिए वहाँ ये युद्ध हुआ। 5वां कारण में ये है कि जैसे पता चला लोगों को कि ये पानीपत के मैदान में युद्ध होता है, तो लोगों ने पूछा कि पानीपत में होता क्या? तो पानीपत में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो लोगों को लगा कि हाँ तो युद्ध होता है। फट से अपना दुकान खोल दिए लोग कि युद्ध में तलवार टूट गया या कोई हथियार खराब हो गया, तो वहाँ अगल बगल पानीपत के मैदान से अगल बगल दुकान उसका खोल दिए लोग कि युद्ध में कोई भी सामान घटेगा तो हम लोग उसका सप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ तलवार टूट गया युद्ध में तो तुरंत जाता था लोग वहाँ लेने के लिए। बगल में पानीपत के मैदान के अगल बगल जो घर बन गया था उसमें सामान, युद्ध का जो सामान है वो बनने लगा। अपना गया लोग, जैसे तलवार टूट गया युद्ध में गया, अब बगल से तलवार लाया, अपना भाजना ऐसे अपना शुरू कर दिया। तो ये पानीपत का में ही क्यों युद्ध हुआ? आसानी से इजी में माने युद्ध का सामान उपलब्ध हो गया, क्योंकि वहीं लोग घर बना लिए, अपना सामान बेचने लगे। सॉरी तो ये जो 5 जो तर्क हुआ ये सफिशिएंट है कि इतिहास को पानीपत ही क्यों पसंद, पानीपत में युद्ध क्यों हुआ हमने बताया। अब हम चलते हैं ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में। इंग्लिश मीडियम का स्पेक्ट्रम में ये पहला ही मैं बता रहा था कि पानीपत ही क्यों पसंद है युद्ध के लिए, तो उसमें दिया हुआ है। और उत्तर मुगल सम्राट के बारे में है, ब्रिटिश विजय के समय भारत की क्या स्थिति है। ये दूसरा, ये जो चैप्टर है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ये दूसरा भाग है। पहला भाग मैं इसके पहले क्लास लिया हूं। तो उत्तर मुगल सम्राट के बारे में हमको जानना है। उत्तर मुगल सम्राट में अक्सर ऐसे, उत्तर मुगल सम्राट में 11 बादशाह हुए, सम्राट हुए 11। और एग्जाम में इन 11 सम्राटों से सवाल पूछ लिया गया। यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, अन्य जो वनडे एग्जाम है जो हो रहा उसमें पूछा जाता है क्रमशः करके। कभी कभी तो राजाओं का, सम्राटों का नाम पूछ लिया जाता है कि इनके बाद क्या है, इनके बाद क्या है। तो मैं डिटेल्स रूप में उत्तर मुगल सम्राट का आज 5 गो डिस्कस करूंगा, चूंकि पानीपत के बारे में भी हमको डिस्कस करना था। तो ये हम बारी बारी से औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का जो डाउनफॉल हुआ, मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, उसके बारे में ये जो
11 जो सम्राट हुए, कोई भी बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समान इसमें कोई नहीं था। और कहा जाता है कि जदुनाथ सरकार इतिहासकार ने कहा है कि जब सोने में ही जंग लग जाए तो लोहा का क्या कहना। यानी कहने का मतलब जब राजा, ये उत्तर मुगल सम्राट खुद ही अयोग्य थे, तो फिर इनके समय में जो अमीर लोग थे, जो सामंत लोग थे, उनका तो कुछ बातें हैं नहीं है। गुटबंदी में पूरा जो है उत्तर मुगल सम्राट का जितना भी 11 जो सम्राट हैं, गुटबंदी में पूरा जो बची खुची जो था शान गरिमा सब खत्म हो गया। मैंने पूरा मुगल साम्राज्य ढह गया। तो उसका हमको डिटेल्स में चर्चा करना है। इसमें प्रत्येक परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बहादुर शाह का। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद इनके 5 पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। तो 2 पुत्र इनका, यानी 2 बेटा जो है औरंगजेब का, वो इनके 1707 के पहले ही देहांत हो गया था। औरंगजेब के 2 बेटों का औरंगजेब के मृत्यु से पहले ही देहांत हो गया। रही बात 3 बेटे, इनका 3 बेटे रहे। तो बहादुर शाह पहले इनका नाम नहीं था, पहला नाम था मुअज्जम। मुअज्जम इनका नाम था मुअज्जम। अगर आ जाए कि बहादुर शाह का पहला नाम क्या था, तो मुअज्जम था। ये भी आ जाए कि बहादुर शाह को और दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, देखिए शाह आलम। शाह आलम फर्स्ट। जब फर्स्ट है तो इसका मतलब है, क्लियर है, स्पष्ट है कि शाह आलम सेकेंड निश्चित रूप से होंगे। यानी शाह आलम फर्स्ट। शाह आलम फर्स्ट बोला गया, बहादुर शाह को ही बोला जाता है शाह आलम फर्स्ट। इनके औरंगजेब के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे तो 2 पुत्र, माने 2 साल उत्तराधिकार के युद्ध में ही समय व्यतीत हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और बहादुर शाह अपने 3 माने दोनों भाइयों से लड़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ा पुत्र यही थे बहादुर शाह। पहला इनका नाम था मुअज्जम। हालांकि कुछ बुक देता है इनका उम्र था गद्दी पर बैठने पर 63 बरस, कोई 65 बरस, लेकिन एनसीईआरटी 65 बरस कहता है, तो हम 65 बरस लेके चलते हैं। 65 ईयर्स। एक भाई को आजम को जजाऊ के युद्ध में हरा दिए। जजाऊ, कहीं जजाओ भी लिख दिया है किताब में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जजाऊ के युद्ध में ये अपने भाई आजम को हरा दिए। कौन? मुअज्जम, जिनको हम बहादुर शाह बोलते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बहादुर शाह सेकंड भी आएंगे लास्ट में। अब लास्ट हो जाएगा, शुरुआत करेंगे औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, और अंतिम करेंगे बहादुर शाह सेकंड। इनका पहला पूर्व नाम है मुअज्जम, बाद में बहादुर शाह, और इनको शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। ये जजाऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को हरा देते हैं। इसके बाद 2 साल के बाद कामबख्श, इनका एक भाई था, उनसे भी युद्ध होता है, उसको भी हरा देते हैं। यानी बहादुर शाह के गद्दी पर बैठ गए। बहादुर शाह गद्दी पर बैठ गए और ये कोशिश करते हैं कि राजपूतों से, जाट से, सिखों से, जो इनके फादर यानी औरंगजेब का जो संबंध बिगड़ गया था,
उसको सुधारने का ही कोशिश करते हैं। इसीलिए इनको सहिष्णु शासक के रूप में बोला गया, सहिष्णु शासक। लेकिन संजोग से इनकी मृत्यु हो गई 12 में, तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। लेकिन एक इनके विषय में एक इतिहासकार ने कहा है कि अगर कुछ अच्छा उत्तर मुगल सम्राट में, यानी उत्तर मुगल सम्राट में औरंगजेब के मरने के बाद अगर कुछ अच्छा लिखने लायक बात है तो सिर्फ बहादुर शाह के बारे में ही है। तो कुछ अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, कुछ, हमने वहाँ कुछ अच्छा, इतिहासकार का कहना है। तो बहादुर शाह को शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। एक चीज इनको साहेब बेखबर बोला गया। साहेब बेखबर इसलिए बोला गया कि इनको शुरू से चाचा चाचा लोग कहता था, और बाद एकाएक जो सम्राट बने तो इनको पता नहीं रहता था कि हम सम्राट बन गए हैं और हमको क्या मतलब करना है अपने कर्तव्य पथ पर। चूंकि शुरुआत से चाचा चाचा इनको बोला जाता था, तो बाद में खफी खान ने इनको नामे रख दिया साहेब खबर, कि साहेब खबर, बहादुर शाह को बोला जाता है साहेब खबर, साहेब खबर। बहादुर शाह को बोला जाता है साहेब खबर। जो प्रश्न आने का पूरी तरह संभावना है, या अक्सर प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछा गया है, उसके आधार पर ये मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। ये ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, आधुनिक भारत के इतिहास में। तो साहेब खबर किसने कहा? खफी खां ने कहा। खफी खां, खफी खां ने क्या कहा है? साहेब खबर। कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया कि साहेब खबर बहादुर शाह को किसने कहा? तो खफी खां ने कहा साहेब खबर। इनके शासनकाल में जो औरंगजेब के समय संभाजी, मराठा साम्राज्य के सम्राट संभाजी का बेटा जो शाहू कैद में थे, उनको ये बहादुर शाह ने मुक्त कर दिया। लेकिन मुक्त करके झगड़ा लगवा दिया पूरा, वहाँ अपना मराठा समुदाय में सिविल वार हो गया। तो शाहू समुदाय में शाहू को इन्होंने मुक्त किया था। ये भी प्रश्न है कि शाहू को किसने मुक्त किया, किसने जेल कैद से छोड़ा, मुगल कैद से? तो बहादुर शाह ने छोड़ा। वहाँ चूँकि पहले से झगड़ा चल रहा था और शाहू इनको जो संभाजी के भाई थे, तो जैसे कैद से माना मुगल कैद से मुक्त हुए तो वहाँ झगड़ा स्टार्ट हो गया। वो तो राजगद्दी के लिए झगड़ा सम्राट में और आम बात थी। तो वहाँ हालांकि कुछ अच्छा करने के लिए इन्होंने नहीं किया, लेकिन बहादुर शाह यहाँ अपना कूटनीति का काम किए कि शाहू को कैद से मुक्त किया, शाहू को कैद से मुक्त किए। तो कम से कम वहाँ भी स्थिति को देखकर समझौता इनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। अपना शाहू को कैद से मुक्त करना, बस ये प्रश्न आता कि शाहू को कैद से मुक्त मुगल कौन बादशाह किए? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया, बहादुर शाह। और इनके समय में डच प्रतिनिधिमंडल आया था, जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर इनके समय में डच प्रतिनिधिमंडल आया था। ये भी प्रश्न आ सकता है डच प्रतिनिधिमंडल किनके समय में काल में आया? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद, हालांकि शुरू में बहादुर शाह प्रथम ने जजिया खत्म किया, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि तीन शासक देखिए, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। ये जान लेना आवश्यक है। ये लोग जजिया को खत्म करेगा, लेकिन
जजिया लोग तसीलिए रहा है, मैंने इनकी बातें कोई सुनता नहीं था। बहादुर शाह और जहांदार शाह और फारूक शाह ये अपने अपने तरीके से इन्होंने जजिया ख़त्म किया, लेकिन जजिया वसूलना बंद नहीं हुआ था। जजिया वसूलना ऑफिशियली बंद कब हुआ? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये बात जान लेना आवश्यक है। तो बहादुर शाह के बाद अब हम चर्चा करेंगे जहांदर शाह का। जो भी प्रश्न आने की संभावना है या प्रश्न आता है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि पहले से प्रीवियस ईयर के ये जो भी फोकस स्टडी का मेरा चैनल है इसमें पूरी तरह 100% प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आधारित क्लास होता है इसमें। तो जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 13 तक रहता है। 1712 से 13 बहुत कम समय में जहांदार शाह का शासनकाल रहता है। और जैसे साहेब खबर बोला गया बहादुर शाह को, वैसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला गया। लंपट मूर्ख जहांदार शाह को। एक सामंत थे जुल्फिकार खां के सहयोग से ये जहांदार शाह शासक बने। जुल्फिकार खां एक सामंत थे, इनके सहयोग से ये शासक बने। और इन्होंने जहांदार शाह ने एक भू राजस्व के लिए चूंकि स्थिति जब खराब हो गई थी आर्थिक स्थिति, तो भू राजस्व के लिए वो जो थे जुल्फिकार खां, तो जुल्फिकार खां के कहने पर इन्होंने लागू कर दिया इजारा सिस्टम। ये भू राजस्व में है। अंग्रेजों के समय तो हम पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, लेकिन उसके पहले हमने पहले ही टॉपिक में बताया था कि ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। अब अंग्रेज के समय क्या होगा वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसको हमने कहा कि परमानेंट सेटलमेंट, बंदोबस्त जो है परमानेंट, इसके बाद महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उसको तो पढ़ेंगे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में। लेकिन अभी जो है ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में ये था, इन्होंने जहांदार शाह ने एक इजारा पद्धति उसको कहते हैं। जैसे हो गया जमीन का टुकड़ा हो गया 3 जगह हो गया, किसी का बोली 2 करोड़ लगा, किसी 1 करोड़, किसी का 4 करोड़, ऐसे ऐसे करके। तो यानी बोली पर अब भू राजस्व को मैंने दिया जाने लगा, भूमि दिया जाने लगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि भूमि जो किसान लोग थे उनका उत्पीड़न हुआ इस इजारा सिस्टम में। इसमें क्या था कि पहले मुगल पीरियड में क्या हुआ था कि जमीन जो था, भूमि जो था, अपने मुगल बादशाह अपने रिश्तेदार में दे दिया करते थे। तो वहाँ से जो आय होना चाहिए था वो तो आय खजाना को, माने जो सम्राट लोग के खजाना में तो पहुँचता नहीं था। इसलिए उसको कमी को दूर करने के लिए ये जो जुल्फिकार खां जो है जहांदार शाह को समझाया कि नहीं, कम से कम इजारा सिस्टम लागू हो जाए, इससे हम लोग खजाना बढ़ेगा, आमदनी ज़्यादा बढ़ेगा। आमदनी तो बढ़ा बोली सिस्टम से, यानी बोली लगता था। तो बोली में स्वाभाविक बात है, जिसको बोली ज़्यादा लोग लगाता था उसको भूमि मिलता था। तो किसान वहाँ तो हर आदमी को तो फायदा नहीं हुआ, जो बोली ज़्यादा लगाया उसको मिला, तो किसान का तो उत्पीड़न होने लगा। लेकिन वहाँ खजाना में तो पैसा जाता था, लेकिन किसान को उत्पीड़न होने लगा। तो वहाँ ये सिस्टम ऐसा था, ये जहांदार शाह के शासनकाल में हुआ। प्रश्न ये भी आया कि इजारा सिस्टम किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांदार शाह, लंपट मुख जहांदार शाह को बोला गया। जहांदार शाह ने, जुल्फिकार खां ने भी ये प्रयास किया कि सभी जो हिंदू मुस्लिम का एक समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, ये बना रहे। तो जयसिंह जो थे, आमेर के शासक जयसिंह को इन्होंने मालवा का गवर्नर और मिर्जा का उपाधि से सम्मानित किया। ये जुल्फिकार खां, चूँकि जुल्फिकार खां ही वजीर था और असली मालिक था, जहांदार शाह तो है ही है, और उनको सवाई का भी पद भी दिया गया और मालवा का गवर्नर जयसिंह को बनाया गया।
अजीत सिंह को मारवाड़ का गवर्नर बनाया गया और उनको महाराजा की उपाधि दी गई। ये प्रश्न आता है, प्रश्न पहले आया भी है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। जहांदार शाह के ही शासनकाल में इन्हें जयसिंह को सवाई और मालवा का गवर्नर बनाया गया और मिर्जा की उपाधि दी गई और अजीत सिंह को मारवाड़ का गवर्नर बनाया गया। ये जहांदार शाह के और इजारा सिस्टम, जहांदार शाह के शासनकाल में पद्धति जो है इजारा पद्धति का शुरुआत हुई। इजारा पद्धति लागू हुआ जहांदार शाह के शासनकाल में। अब हम एक ऐसा चर्चा करेंगे, मराठों का जो टैक्स तो मराठों का था, लेकिन अक्सर ये प्रश्न उसको घुमा करके पूछ लिया जाता है। ये प्रश्न जो है चौथ और सरदेशमुखी का उत्तर मुगल सम्राट में ये घुमा कर पूछा जाता है। देखिए इस समय चौथ और सरदेशमुखी, ये मराठों का कर था चौथ सरदेशमुखी। यहां हमको ये जानना है कि मराठा जो साम्राज्य था ये उत्तर मुगल ये मुगल सम्राट पर भारी पड़ने लगा, भारी उस समय था। तो जहांदार शाह से मराठों का कहना था कि आप चौथ और सरदेशमुखी को टैक्स दीजिए। तो ये जहांदार शाह ने कहा कि ठीक है, हम चौथ और सरदेशमुखी टैक्स तो देंगे, लेकिन मेरा इज्जत बचाने के लिए वो करिए कि मुगल लोग ही इसको तहसीलते थे। ठीक है, मुगल चौथ और स्वदेशी मुखी मुगल लोग ही वसूल करते थे और पेड करते थे मराठा को। जनता को पता है कि मुगल अपना ले रहे हैं, मुगल ले रहे हैं, लेकिन मुगल का भी इज्जत बच गया इसमें और मराठा को पेड भी कर दिए। ये सब सवाल प्रश्न आ सकता है, घुमा करके आ सकता है। चौथ और सरदेशमुखी जहांदार शाह जरूर देते थे मराठा को, लेकिन तहसीलते थे, वसूल करते थे जनता से मुगल, यानी मुगल सम्राट के जो चौथ टैक्स तहसीलते थे जो लोग, वो टैक्स तहसील के लाते थे और पेड करते थे मराठा को। ये प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस कर दिया कि चौथ और सरदेशमुखी मराठा जरूर लेते थे, लेकिन ये मुगलों से मराठा लेते थे, लेकिन ये मुगल लोग ही तहसीलते थे और मराठा को पेड करते थे। ये क्लियर हो गया चौथ और सरदेशमुखी के बारे में। अब हमें अगला शासक जो फर्रुखसियर का बात करेंगे। फर्रुखसियर का प्रश्न आया है। देखिए, फर्रुखसियर जहांदार शाह के भाई का बेटा था। फर्रुखसियर जो है जहांदार शाह, ये जहांदार शाह जो हैं इनके भाई का बेटा था, यानी तो भतीजा हुआ। फर्रुखसियर जहांदार के अजीमुशान का बेटा हुआ फर्रुखसियर, यानी उनका भतीजा था। तो जहांदार शाह का हत्या करके और फर्रुखसियर गद्दी पर बैठ गया। लेकिन हत्या में कौन साथ दिया, किसके कारण ऐसा हुआ? सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ये दोनों को पोस्ट अच्छा मिला था। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। हुसैन अली खां, ये दोनों सैयद ब्रदर्स। प्रश्न ये आ जाता है कि भारत के इतिहास में किंग मेकर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रहे, ये दोनों अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां यानी सैयद ब्रदर्स को ही जाना जाता है किंग मेकर। सैयद ब्रदर्स, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। सैयद, भारत के इतिहास में किंग मेकर के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। कभी कभी हिंदी उटपटांग लिख दिया जाता है नृप निर्माता। नृप निर्माता सैयद ब्रदर्स ये बनाएंगे। देखिए, फर्रुखसियर को बनाएंगे, इसके बाद रफ़ी उद्दरजात को बनाएंगे, रफ़ी उद्दौला को बनाएंगे, यही बनाएंगे।
फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर 1317 से 1319 इनका शासनकाल रहता है, फर्रुखसियर का। तेरह सौ 17 से 1319। एक इसमें जहांदार साहब में हमको ये भी देखना था कि जो अजीत सिंह है, अजीत सिंह के बेटी से शादी हो जाता है। ये सैयद ब्रदर्स लोग, सैयद बंधु लोग मर करवा देते हैं जहांदार साहब से। जहांदार साहब से अजीत सिंह के बेटी का शादी करवा देते हैं जहांदार साहब से, अजीत सिंह का, जो मारवाड़ का गवर्नर जिनको बनाया गया महाराजा। फर्रुखसियर उसके बाद, माने जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर जब आते हैं 1317 में, तो इनका शासनकाल 1317 से 1319, यहीं से सैयद ब्रदर्स का भारत के इतिहास में पदार्पण होता है। देखिए अमीर, ये भी प्रश्न आता है कि अमीर उस समय 3 प्रकार के थे। उस अमीर में ये लोग हिंदुस्तानी अमीर थे। तो हिंदुस्तानी अमीर का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का ही ये थे, बल्कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ था लेकिन विदेश के ही थे सैयद ब्रदर्स। अमीर 3 टाइप का उस समय थे उत्तर मुगल सम्राट में, इसको भी जान लेना जरूरी है। एगो हो गया तुरानी पहला, दूसरा हो गया ईरानी, ये मशहूर अमीर लोग थे, और तीसरा हो गया हिंदुस्तानी। तो ये हिंदुस्तानी लोग थे। हिंदुस्तानी अमीर का मतलब ये हुआ कि जन्म भले हिंदुस्तान में हुआ लेकिन ये विदेश के थे। ये अमीर लोग विदेश के थे लेकिन जन्म खाली हिंदुस्तान में हुआ, सैयद ब्रदर्स। अब तुरानी की बात करें, तुरानी में देखिए एक ठो तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। तो तुरानी किसको बोलते हैं? जो अफगानिस्तान के ऊपर जो है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जो सेंट्रल एशिया का एरिया है उसको तुरानी बोलते हैं, सेंट्रल एशिया। यहां स्पष्ट कर देना था तुरानी। ईरानी को तो जानते हैं, पर्शियन बोलते हैं पर्शियन को, ईरानी। इसको पर्शियन बोलते हैं। हिंदुस्तानी तो है, ये है हिंदुस्तान में जन्म ले लिए लेकिन है थे विदेश का। ये अमीर स्पष्ट हो गया। अब फर्रुखसियर को सैयद ब्रदर्स ने गद्दी पर बैठाने में सहयोग किए 1317 से 1319। और इन्होंने भी जजिया, हमने पहले ही कहा था कि जजिया तीनों लोग हटाएंगे, बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। लेकिन ऑफिशियली रूप से जजिया जो है, आने वाला जो बादशाह होगा, जो 6वां नंबर में आएंगे, मुहम्मद शाह, उन्होंने हटाया। और उसी समय से बिल्कुल जजिया बंद हो गया। लेकिन ये लोग का बात का कोई सुनबे नहीं करता था। ये लोग जजिया हटाता था, अब जो कहते हैं जजिया फिर लेना जजिया फिर लगे जाता था, लोगों को उससे ले ही लेता था, लोग वसूल लेता था। लेकिन अंतिम रूप से बिल्कुल स्पष्ट ऑफिशियली मुहम्मद शाह के शासनकाल से जजिया समाप्त हो गया। तो फर्रुखसियर, सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खां, दोनों के सहयोग से ये जो है शासक बने। एक इंपॉर्टेंट बात इनके शासनकाल में हुआ, तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया। पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है कि किसके शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में। फर्रुखसियर के शासनकाल में तीर्थ यात्रा कर समाप्त हो गया। और इनको घृणित सम्राट भी बोला गया है, घृणित सम्राट। ऐसे बहादुर शाह के समय से ही सिख बंदा बहादुर जो थे, तो सिखों के नेता थे, इन्होंने जीना हराम कर दिया था मुगलों को। तो जहांदार शाह के समय तक आए,
लेकिन फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। ये प्रश्न आता है कि बंदा बहादुर को फांसी किसके शासनकाल में दिया गया, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात फर्रुखसियर में इंपॉर्टेंट है, हालांकि बाद में फर्रुखसियर को इन्हीं का अमीर लोग, नोबल्स लोग हत्या कर देगा, लेकिन उसके पहले हमें जान ले जरूरी है कि फर्रुखसियर के शासनकाल में एक प्रमुख घटना घटी है, जो हमने अंग्रेजों का आगमन जो पढ़ाया पाठ, जो अंग्रेजों का आगमन पर जो हमने चर्चा किया था, वो इंपॉर्टेंट है। फर्रुखसियर के ही शासनकाल में वो घटना घटी थी। जॉन सरमन, अंग्रेज जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आता है। जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल आता है। यहां सॉरी, 1317 नहीं होगा, इस 1713 होगा। तो जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ईस्ट इंडिया कंपनी भेजती है। किनके पास? फर्रुखसियर के पास। ले चलते हैं अंग्रेज। इनके शासनकाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, उसको चर्चा कर देना जरूरी है और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल 1715 में, देखिए इनका शासनकाल 1713 से 19 है, 1715 में आता है। और उसमें के थे? हैमिल्टन कौन थे? हैमिल्टन एक चिकित्सक थे। उस शिष्टमंडल में हैमिल्टन एक चिकित्सक थे। इन्होंने फर्रुखसियर के फोड़ा का सर्जरी करके ठीक कर दिया। हैमिल्टन जो चिकित्सक थे, वो जॉन सरमन की अध्यक्षता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजी थी इनके पास शिष्टमंडल, फर्रुखसियर के पास, वो इनको एक फोड़ा हो गया था, घातक फोड़ा था फर्रुखसियर को, वो जॉन हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। तो ये शाही फरमान दिए 1717 में। देखिए 1717 में इनका शाही फरमान दिए। इससे अंग्रेजों को बड़ी फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ। और इतना लाभ हुआ कि अंग्रेज माने एक तरह से इनका लॉटरी लग गया। हमने पिछले भी क्लास में बताया था कि अंग्रेजों का लॉटरी लग गया। इसको अंग्रेजी शासनकाल में वहाँ इंग्लैंड में इसको मैग्ना कार्टा बोला गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा, इतना मैग्ना कार्टा, देखिए मैग्ना कार्टा माने ई फरमान से अंग्रेजों का लॉटरी लग गया था। बहुत काफ़ी माने जो शाही फरमान था उससे फायदा हुआ अंग्रेजों को, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा। जहां मैग्ना कार्टा की बात आवे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो यही शाही फरमान है जो फर्रुखसियर द्वारा दिया गया था 1717 में। 1717 में जो फर्रुखसियर द्वारा जो दिया गया था शाही फरमान, उसी को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। हैमिल्टन आया था चिकित्सक, जो इनके फोड़ा का इलाज किया था। जॉन सरमन की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा था। ये बात हुई 1717 में, अंग्रेजों को शाही फरमान ये वो क्लियर हो गया। इसी में पता चल जाता है, ये सैयद बंधु को प्रयास करते हैं कि सैयद बंधु का कद जो है बढ़ते जा रहा है। सैयद बंधु को हटाना कोशिश कर रहे हैं कि हटा दिया जाए, मुगल यानी मरवा दिया जाए। ऐसा उपाय इनका फर्रुखसियर का दिमाग में चल रहा था। इसी बीच में सैयद बंधु लोग को जानकारी हो गया, और जब जानकारी हो गया तो मराठा समुदाय से मिल करके और सैयद बंधु जो है फर्रुखसियर को हत्या करवा देते हैं। फर्रुखसियर की भी कहानी समाप्त। अब हम चलते हैं रफ़ी उद दर्जात, एक उत्तर मुगल सम्राट। जब उत्तर मुगल सम्राट की बात आती है औरंगजेब के मरने के बाद, तो सबसे कम मुगल पीरियड का सबसे कम शासन करने वाला कौन सम्राट था? तो रफ़ी उद दर्जात।
28 फरवरी 1719 से 4 जून 1719 तक शासन सबसे कम मुगल से प्रश्न आता है कि भारत में मुगल सम्राट में सबसे कम शासन कौन किया, तो रफीद उद दरजात। और दूसरा जो इनका भाई थे रफी उद दौला, जो नीचे उसके बाद शासन किए, पांचवां उत्तर मुगल सम्राट में, ये 6 जून 1719 से सितंबर 1719। इनका प्रश्न में एक हुआ था कि शाहजहां सेकेंड, शाहजहां को तो आपने पढ़ा, शाहजहां को मुगल सम्राट में जहांगीर के बेटा शाहजहां को तो मिडिल, जब मध्यकालीन भारत के इतिहास हम पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे शाहजहां का इतिहास। शाहजहां ने, जो शाहजहां कारनामा था, उन्होंने क्या क्या किया। तो अब देखिए शाहजहां सेकेंड, चूंकि एक तो शाहजहां पहले थे और दूसरा जब शाहजहां आए तो शाहजहां सेकेंड ही बोला गया। भले ये दोनों रफी उद दरजात और रफी उद दौला, ये दोनों इतना एडिक्टेड थे, लोग नशा में एडिक्टेड थे कि उठ नहीं पाते थे, लोग इतना एडिक्टेड थे। तो हमने कहा कि उत्तर मुगल सम्राट में या तो तत्ताथैया का ये लोग नाच करता था या तो नाच देखता था। यानी कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं था जो मुगल सम्राट का जो पहले से जो शासन था, गरिमा था, जो शौर्य था, बहाल था, उसको ये लोग कम से कम मेंटेन रख सके, और गिर रहा था। पहले ही मैंने कहा कि एक जदुनाथ सरकार इतिहासकार ने कहा है कि जब सोने में ही जंग लग जाए तो लोहा का क्या कहना है, यानी अमीर लोग का क्या कहना है। अमीर यानी सामंत, जब मुगल सम्राट ही योग्य नहीं लोग है कि अपने साम्राज्य को, अपने शासन को कैसे संभाला जाए, तो अब आगे मैं उत्तर मुगल सम्राट में, चूंकि वो भी हमको देखना था कि पानीपत का मैदान वाला जो डिस्कस करना था, इसलिए आज 5 उत्तर मुगल सम्राट पर मैंने चर्चा किया। और आगे मैं उत्तर मुगल सम्राट में जो बच जाएंगे 6 और शासक, उस पर चर्चा करूंगा। और ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति को टोटल जो सीरीज है उसमें टोटल मैं चर्चा करूंगा। जो भी प्रश्न आएगा एग्जाम में, उसको कोशिश मेरा पूरा रहता है कि इससे बिल्कुल मैच करे। और ये स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी से टोटल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आधारित ये क्लास है, इसलिए इसको देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फोकस स्टडी चैनल को। आज के क्लास में बस इतना ही, आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।